हेलो गाइस। तो आज हम लोग का एग्रीकल्चर इनसाइट चैनल का सेकंड वीडियो है और जो कि हम लोग आज बनाने वाले हैं एक टॉपिक जो है एग्रोनॉमी का टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखा जाए तो एग्रोनॉमी का किसी भी एग्जाम, चाहे आप जेआरएफ दो, एसआरएफ दो, एसआरएफ नेट दो, या फिर जो सॉइल साइंस लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए जो एनआरएम वाला पार्ट है उसमें भी अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो ये वाला टॉपिक आपका सबसे पहले आता है। आप ये आपका आईसीआर का वेबसाइट से भी मिल जाएगा और हम लोग भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्या सिलेबस है। हालांकि एक और वीडियो मैं निकालूंगा जिसमें सिलेबस का डिटेल्स में मैं बताऊंगा, लेकिन आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो पहले आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज क्रॉप इकोलॉजी। क्रॉप इकोलॉजी क्या होता है? तो क्रॉप इकोलॉजी इज नथिंग बट इज द स्टडी, it is a study how crops function in relation to genetic, biotic and abiotic stress। ये आपका एक डेफिनेशन होता है, रफ डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। जब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो ये डेफिनेशन उतना पूछेगा नहीं कोई, लेकिन आपका नॉलेज के लिए जानना चाहिए। व्हाट इज क्रॉप इकोलॉजी? तो क्रॉप इकोलॉजी क्या है? वो है एक स्टडी इसके ऊपर ना कैसे क्रॉप, जो हमारे शस्य होते हैं, जो क्रॉप होते हैं, फसल होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, मतलब कैसे उनका ग्रोथ होता है, उनका यील्ड होता है, उनका एग्रोनॉमिक ग्रोथ होता है, उनका और भी बहुत सारे जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं, सब कुछ होता है। ये सब कैसे होता है, किसके साथ रिलेशन में? जेनेटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट में। तो ये जो जेनेटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, सॉरी यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ पर जेनेटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स होगा। जेनेटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इसके साथ रिलेशन में अगर आप देखें तो कैसे एक क्रॉप ग्रो करता है, इसके रिलेशन में, इसी को कहा जाता है क्रॉप इकोलॉजी। सो ये एक बेसिक डेफिनेशन, और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग को इसी के ऊपर मतलब करना है आगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग जो देखेंगे कि क्या क्या हमारे एबायोटिक, बायोटिक और जेनेटिक फैक्टर्स, ये आपको जानने का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स कुछ नहीं है, बस ये वही सब फैक्टर्स हैं जो मतलब एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग। जैसे कि आपका रेनफॉल, या फिर अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन जब आ गया तब हम लोग इसको रेनफॉल नहीं कह सकते, क्योंकि रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, बट प्रेसिपिटेशन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं बता रहा हूं दोस्तों। दूसरा हो गया, और तीसरे में आता है आपका ह्यूमिडिटी। नंबर 4 विंड वेलोसिटी। नंबर 5 आता है आपका ट्रांसपीरेशनल रेट। चौथे पे आता है आपका सॉइल फैक्टर्स। तो ये है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए साथ में टोपोग्राफी आप कह सकते हैं, टोपोग्राफी, तो बहुत कुछ। बेसिकली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके जो हमारे क्रॉप का ग्रोथ होता है, डिसाइड करता है, इसे कहा जाता है एबायोटिक फैक्टर्स। अब जैसे इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि रेनफॉल, अगर आपका बारिश नहीं हुआ तो फसल तो होगा नहीं, जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो फसल कहाँ से होगा, जर्मिनेशन अगर हो भी गया तो उसके बाद भी आपको फसल के लिए, ग्रोथ के लिए पानी तो चाहिए। अब आपके पास इरिगेशन का अच्छा सोर्स होना चाहिए, नहीं तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। दूसरा टेम्परेचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर में क्या होता है, एक सीड को पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, एक क्रॉप को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, उसके फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका हर एक मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होता है, चाहे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, हर किसी के लिए
एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। और अगर आप देखोगे तो एक एवरेज 35 से 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एवरेज मानते हैं। तीसरा हो गया ह्यूमिडिटी। अब जैसे मान लीजिए ट्रांसपिरेशन होता है, ज़्यादा ह्यूमिड होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ड्राई रहेगा तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विंड वेलोसिटी भी सेम, ठीक है। हाँ, विंड वेलोसिटी से एक और चीज़ होता है जो कि जैसे मान लीजिए एक टर्म आता है क्रॉप लॉजिंग, एक टर्म आता है आपका क्रॉप लॉजिंग। ये सब हम लोग बाद में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ये पहले जान लेते हैं कि क्रॉप लॉजिंग क्या होता है। तो क्रॉप लॉजिंग होता है बेसिकली जो आपके मान लीजिए ये आपका एक क्रॉप है कोई भी, चलिए मान लीजिए शुगर केन है, ठीक है। अब शुगर केन का क्या है कि इसका जो कैनोपी होता है, कैनोपी यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें पत्तियां रहती है, तो ये थोड़ा हेवी रहता है नीचे वाले से, ठीक है। अब जब मान लीजिए विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये इस पर प्रेशर डालता है और ये क्रॉप गिर जाता है, ऐसे हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो मेनली देखा जाए जो लॉजिंग देखा जाएगा, अब देखिएगा जहाँ पर ज्यादा साइक्लोन वगैरह होता है या फिर ज्यादा हाई विंड स्पीड रहता है, और बहुत सारे दिखाया जाता है कि क्रॉप की लॉजिंग होती रहती है। इसे कहते हैं क्रॉप लॉजिंग। कुछ नहीं है, द बेंडिंग ऑफ द क्रॉप्स ड्यू टू विंड, इसे को कहते हैं क्रॉप लॉजिंग। तो ये आपका जब जितना ज्यादा आपका विंड वेलोसिटी रहेगा उतना ज्यादा आपका क्रॉप लॉजिंग होने का चांस रहता है। ट्रांसपिरेशन रेट, अब ये सारे फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन रेट को भी इफेक्ट करता है। जैसे ये मान लीजिए ट्रांसपिरेशन हो गया तो आपका ये मान लीजिए आपका एक क्रॉप है, ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है कि मूविंग और रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहां से जैसे जैसे करके हमारे एक एक करके आप देख सकते हैं कि पत्तियों से पानी निकल रहा है। तो जितना यहाँ से पत्तियां से पानी निकलेगा उतना ज्यादा यहाँ पर एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस तैयार मतलब वाटर का डेफिसिट बनता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, यहाँ पर वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर है तो बैलेंस में रहता है। अब यहाँ से वाटर खत्म हो रहा है तो नीचे से वाटर खींचेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल, इसी पूल को कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल। ये कुछ नहीं, एक पानी में आप देखेंगे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो उसमें दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा हो गया आपका एडेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स मतलब वही है जो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है। इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से ये कॉन्टिन्यूअस चेन बनता है। तो जब यहाँ से निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप सारे दोस्त लोग मिलके एक चेन बना रहे हैं एक क्लासरूम के अंदर, अब एक ने खींच दे एक तरफ से, तो जो पीछे वाला जो सबसे लास्ट वाला जो लड़का है वो भी खींचे जाएगा वही डोर की तरफ। तो सेम तरीके से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ये भी एक दूसरे को खींचते रहते हैं, हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस मोशन में खींचता रहता है। और जब विंड वेलोसिटी ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है, ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तब क्या होता है कि पानी बाहर निकल जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तब यहाँ पर एक स्ट्रेस तैयार होता है। कैसा स्ट्रेस? कब जब लास्ट जो बच्चा है यहाँ पर जो लास्ट स्टूडेंट है, मान लीजिए सारे जो पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रहता है, ठीक है, आपके जो फ्लोएम टिश्यूज में, जाइलम टिश्यूज में सॉरी, तो उसमें से जो लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल का ड्रॉप है, मान लीजिए ये लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल का ड्रॉप है, अब इसको आप खींच रहे हैं इधर से, तो ये भी खींचे खींचे इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जगह वैकेंट हो जाएगी। अब क्लास में तो लिमिटेड बच्चे रहते हैं, लेकिन यहाँ अपना क्या है, सॉइल और रूट्स, और सॉइल में क्या मिलता है, सॉइल वाटर, पानी, तो इधर का पानी भी ऐसे एब्जॉर्ब होता रहेगा इधर। तो ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो रहता है और जिसकी वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलती है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट रहते हैं जो मिट्टी में वाटर सॉल्युबल रहते हैं और जो इसी ट्रांसपिरेशनल प्रोसेस के थ्रू होता है, और उसी जो मैकेनिज्म जो होता है उसको बोला जाता है मास फ्लो, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से ये होता है। दूसरा चीज जो होता है आपका कि वाटर अपटेक का जो वो ठीक ठाक रहता है आपका, तो ये हो गया आपका ट्रांसपिरेशनल पूल। तीसरा आ गया आपका, ये हुआ पांचवा। छठा आ गया आपका सॉइल फैक्टर। अब सॉइल का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है,
सॉइल पीएच कैसा है, सॉइल का ईसी कैसा है, यानी सॉइल सलाइन है कि नहीं है, सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सॉइल का स्ट्रक्चर मान लीजिए खराब है, ठीक है, पोर स्ट्रक्चर सॉइल है, वेल पडलिंग उसमें नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर आपका काम करता है, ये हो गया सॉइल फैक्टर। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी बहुत तरीके से आपको हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्लोपी एरिया है, ठीक है, एक स्लोपी एरिया, ये मान लीजिए एक स्लोप है, यहाँ पर मैंने क्रॉप ग्रो कर दिया। अब भाई पहाड़ों में तो बारिश होती रहती है, बारिश हुआ और सारे मिट्टी के साथ सारे क्रॉप को लैंडस्लाइड के थ्रू आप देखते रहते हो, अभी इंस्टाग्राम के रील्स में सारे नीचे चले आ गए, तो क्या होगा, क्रॉप फेलियर। तो टोपोग्राफी एक बहुत से इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करती है यहाँ पर कि आपका टोपोग्राफी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप सबको पता है, छोटी सी बात है, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। वैसे अगर आप देखो कि जो अंडुलेटिंग लैंड्स है वहां पर इरिगेशन देना मुश्किल हो जाता है, वहां पर क्रॉप ग्रो करना मुश्किल है, तो उसमें के लिए उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म है, तो टोपोग्राफी। तो ये हो गया आपके एबायोटिक फैक्टर्स। अब आते हैं बायोटिक फैक्टर्स में। बायोटिक फैक्टर्स सिर्फ तीन ही है। वीड, सबसे पहले वीड रहता है अनवांटेड प्लांट्स। ये डेफिनेशन आपको एस आर रेड्डी या रेड्डी एंड रेड्डी ने दिया है, ठीक है, कोई से भी फॉलो कर लो। तो अनवांटेड प्लांट ग्रोन आउट ऑफ प्लेस आर कॉल्ड वीड्स। अब कोई कॉन्फ्यूज मत हो जाना वीड से, अभी वीड के दो मीनिंग हो गए, एक तो वीड ये हमारा हो गया और दूसरा वीड आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। तो ये जो वीड है, ये होता है कि जो पौधे, जो पेड़ हम लोग को, या फिर जो क्रॉप्स या फिर कुछ श्रब्स हर्ब्स जो भी हो, जो हम लोग के लिए कोई फायदे का नहीं है, एंड दे आर ग्रोन अनवांटेडली, दोज आर कॉल्ड वीड। अब ये वीड कैसे फैक्टर करता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग वीड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पर मान लो एक छोटा सा बाउल है, ठीक है, और यहाँ पर खाने वाले बंदे दो। चलो ये कोई एक अच्छा बंदा है जो काम का है, ठीक है, और ये जो है उतना काम का नहीं है। अब खाने वाले तो दो, ठीक है, मान लीजिए आपका घर का खाना है, अब मान लो कि आपका घर का खाना है, ठीक है, हम दूसरी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं कि ये आपको आपके घर का खाना बनाए, या चिकन बनाए, मटन बनाए, पनीर बनाए, जैसे जैसा खाना पसंद करते हो, पूरी सब्जी जो भी हो, और कोई बाहर से कोई अनचाहा मेहमान आ गया जिसको आप चाहते नहीं हो, जो आपको पसंद नहीं हो, और देख रहे कि एक ही थाली में मान लो कि 3 पीस मटन है या फिर 2 पीस चिकन है। अब आपको क्या करना है कि आपको खाने का मन तो दो ही है, अब क्या करोगे आप, ये आ गया तो इसको भी देना पड़ेगा। अब ये बहुत खुराफाती इंसान है, ठीक है, बहुत खराब इंसान है, बहुत ही लालची इंसान है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आप तो एक चिकन खा लिए और दूसरा वाला आप खाने की कोशिश करो कि भाई वो खाने से पहले मैं खा लूं, लेकिन नहीं भाई, ये एक बंदा ले लेगा, ठीक है। तो वीड भी कुछ इसी तरीके से, जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं उस उसी फील्ड में जो अनवांटेड क्रॉप्स होता है, वो क्या करता है कि क्रॉप का जो खाना रहता है, यानी क्रॉप का जो न्यूट्रिशन रहता है, उसके ऊपर कंपटीशन चलाता है, पानी के ऊपर भी चलाता है, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर चलाता है, और भी बहुत कुछ स्पेस के ऊपर चलाता है। जो एक पेड़, मान लीजिए एक पेड़ को इतना सा एरिया चाहिए, आप इसको विजुलाइज कीजिए कि इंसान है, इसको इतना सा एरिया चाहिए। अब भाई एक दूसरा बंदा आ गया, एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो बस यही बात है
कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वीड कुछ नहीं है, ये वही क्रॉप्स है जो अनवांटेड है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये देखा जाए तो मेनली हार्मफुल ही होते हैं। दूसरा हो गया आपका इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। सबको जानते हो, जितने लोग तो बीएससी में आ गए वो भी जानते हो, जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं उनको भी पता है, जो एमएससी पास किया बीएससी पास कर चुके उनको भी पता है कि इंसेक्ट्स एंड पेस्ट का हमारे क्रॉप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है आपका ह्यूमन्स, यानी हम। अब आप पूछोगे कि ह्यूमन्स कैसे हैं। अब देखो, ह्यूमंस ही तो खेती बाड़ी शुरू किया है, ठीक है। अब आप राह चलते कोई भी जानवर को तो नहीं बोल सकते कि भाई आप जाओ एक फील्ड में आप क्रॉप लगा दो, एग्रीकल्चर करो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोटिक फैक्टर में। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से आपके क्रॉप को क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम स्टडी करेंगे क्रॉप इकोलॉजी में। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को जो जानना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और आज जिस बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे वो है एग्रो मेट्रियोलॉजी। अब आप शायद सोच रहे हो कि इस टॉपिक में अचानक से एग्रोमेट्रोलॉजी कैसे घुस गया, या तो ये अलग सब्जेक्ट है या तो फिर ये अलग पार्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से आईसीआर का सिलेबस देखोगे तो एग्रोमेट्रोलॉजी यानी क्लाइमेट्स और एटमॉस्फेयर के ऊपर क्रॉप का क्या इफेक्ट है वो वाला पार्ट, लेकिन हम लोग इसी सब ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक यही रहेगा, और इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी वीडियो शॉर्ट बनाना है हमको। बस मैं इसका थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है। उससे पहले आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, 3 टर्म। मेटेओरोलॉजी, दूसरा हो गया एग्रोमेट्रोलॉजी, और तीसरा हो गया आपका क्लाइमेटोलॉजी। ये 3 टर्म आपको सबसे पहले बताना चाहिए। अब पहले आते हैं मेटेओरोलॉजी में। मेट्रोलॉजी है स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट, या बेसिकली अगर और भी अच्छे तरीके से हम लोग बताएं तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, तो मेट्रोलॉजी यही होता है आपका। अब ये टर्म मेट्रोलॉजी आया कहाँ से, ठीक है, और ये टर्म कैसे है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग आपको एक कॉमन सी नॉलेज बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन आता है, जेआरएफ में तो आता ही आता है, एसआरएफ मुद्दा नहीं पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टर्म से है। तो सबसे पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट के पीछे आप लॉजी देख रहे हो, लॉजी, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका मेटेओरोलॉजी हो, या कुछ भी हो, लॉजी दिख गया ना आपको, ठीक है, आपको यहाँ लॉजी दिख गया लास्ट में। इस लॉजी का मतलब है लॉजस, यानी टू स्टडी, और ये टर्म ग्रीक है। ठीक है, तो जनरल एग्रीकल्चर में बहुत से टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेट्रोलॉजी टर्म कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है, क्लाइमेटोलॉजी कौन सा टॉपिक से लिया गया है। तो जहां भी आपको लॉजी दिख जाएगा वो टर्म हो जाएगा आपका ग्रीक टर्म।
दूसरा जो चीज आपको देखना है यहाँ पर वो है नॉमी। ठीक है, नॉमी बेसिकली आपका है नोमस, और इसका भी मतलब है टू स्टडी, और ये आता है आपका लैटिन से। ठीक है, सिमिलरली कल्चर, ये आता है आपका टर्म कल्चरा से, ये भी सेम लैटिन। ठीक है, तो कल्चर और नॉमी अगर दिख गया आपको तो आप तुरंत उसमें डाल दीजिए लैटिन, और अगर लॉजी दिख गया किसी सब्जेक्ट के नाम पे तो आप तुरंत उसमें डाल दीजिए ग्रीक। अब आते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी मतलब क्या है? जो हम लोग एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप रेनफॉल के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप क्लाउड्स के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप पढ़ रहे हो शायद विंड्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में। हाल ही में आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आया था, तो इसके बारे में जो स्टडी होता है इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, और वही स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉप एंड एग्रीकल्चर, इसे कहते हैं आपका एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से टर्म है, इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ये क्लास सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपके इंटरेस्ट गो कराने के लिए कि एग्रोनॉमी में क्या पढ़ना है। तीसरा आता है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सॉरी, और ये होता है स्टडी ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब सिर्फ क्लाइमेट का जब हम स्टडी करेंगे, चाहे वो समर हो, विंटर हो, रेनी हो, कुछ भी हो, या फिर ड्राई क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट, जो भी हो, तब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, क्लाइमेटोलॉजी। तो ये 3 टर्म आपके लिए है। और देखा जाए तो एग्रोमेट्रोलॉजी में सबसे पहले ये इसका सब ब्रांच है और ये इसका सब ब्रांच है। ठीक है, तो इस पार्ट में आज मैं इतना ही करा रहा हूँ। सेकेंड लेक्चर में आपको मिल जाएगा इसके डिटेल्स में, इसमें क्या पढ़ना है, और इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये आपका पहला चैप्टर रहेगा, और इसमें हम लोग 3 क्लासेस कवर करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट, ठीक है, एग्रोमेट और क्लाइमेटोलॉजी का क्या क्या इंस्टीट्यूट है और रिलेटेड इंस्टीट्यूट है ICAR के वर्ल्ड में, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इसमें मॉनसून, और पढ़ेंगे इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगला वीडियो हमारा इस 4 टॉपिक के ऊपर रहेगा कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सा वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है, और मॉनसून क्या है, क्या क्या मॉनसून है, वो इंडिया में कौन सा मॉनसून आती है, क्या है सब कुछ, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग यही क्लाइमेट और वेदर में मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, विंड वेलोसिटी का, सब कुछ, रेनफॉल, ये सब कुछ हम लोग इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं, वो है बोर्ड स्टडी और PPT स्लाइड्स। ठीक है, बोर्ड में पढ़ना है, जैसे मैं अभी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। पहला वीडियो था सॉइल साइंस के सिलेबस के बारे में, और दूसरा वीडियो है एग्रोनॉमी का चैप्टर 1 ट्रॉपिकोलॉजी एंड जियोग्राफी के बारे में। तो इन दोनों के बारे में अगर मैंने बस एक डेमो वीडियो बनाया है, और अगला मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि आपको ऐसे जैसे बोर्ड में स्टडी चल रहा है ऐसे ही करना है या फिर PPT स्लाइड्स में करना है। ठीक है, तो सब कुछ का मैं इंतजाम करूंगा आप लोग के लिए। मैं मैक्स टू मैक्स अवेलेबल रहना चाहता हूँ,
और आप लोग इसको अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन जो है उसमें आप बता दीजिए कि मैं कैसा करूं, कैसे आपको सुधार लाऊं, और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगले में चाहिए ये भी आप बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।